Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And this is the second sub point of the Indian modern history, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में समझा था 1917 तक हमने 16 तक हमने देख लिया था, जिसमें हमने समझा लास्ट पॉइंट जो था वो लखनऊ पैक्ट था, जिसमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों यूनाइट हो जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये डिसाइड करती है कि हमें आगे जाकर एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ाई लड़ना है ना। तो इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हमने देख चुके हैं लास्ट क्लास में। इसमें हम कंप्लीटली देखेंगे 1917 से 1947 फ्रॉम 1970 टू 1947 क्या क्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस चीजें हुई थी, है ना। वो सभी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है एक सॉलिड नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने कॉपी में बहुत अच्छे से सभी डिटेल में लिखिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है सत्याग्रह, है ना। तो सत्याग्रह देखेंगे हम लोग, गांधी जी के लीडरशिप में होगा ये सभी सत्याग्रह। और ये हम देखेंगे 1917 से 1918 के बीच में ये होता है। जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का सत्याग्रह था, गांधी सत्याग्रह, है ना। तो जो पहला था ना, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण, ठीक है। चंपारण कहाँ है भाई? तो चंपारण है आपका बिहार में, है ना। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1917 में, है ना। किसके अगेंस्ट में हुआ था? तो ये हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में। इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में ना ये जो पूरा चंपारण का पूरा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। सो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं देख लेता हूं कि वीडियो ऑन है कि नहीं, है ना। यस, वीडियो इज ऑन। अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो हुआ क्यों था, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग ये जो इंडिगो कल्टीवेशन, आप अगर क्लास 8 में बहुत अच्छे से देखे होंगे तो क्लास 8 में जो है ना वो एक टॉपिक है ब्लू रिबिलियन का, है ना। तो ब्लू रिबिलियन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल के पीजेंट्स को फोर्सफुली ये कहा कि आपको जो है वो इंडिगो का कल्टीवेशन करना है ना। और उसके लिए वो एडवांस में उनको लोन भी देते थे, है ना, जिसका इंटरेस्ट रेट जो था उनको पटाना पड़ता था, जो कल्टीवेटर्स है, पीजेंट्स है उनको। और इसका जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही मेहनत वाला था, है ना। हार्ड वर्क करना पड़ता था, पीजेंट्स को सैलरी मिलती नहीं थी कुछ। एक बार अगर आप जमीन को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उपयोग में ले आए तो उस जमीन को दूसरे किसी कल्टीवेशन के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं थी इंडिगो के कल्टीवेशन में। इसलिए पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हमें जो है ये इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना है। लेकिन फिर भी जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्लू रिबेलियन कर दिया। कहा? बंगाल में। और उसके बाद में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे ना, बंगाल को छोड़कर कहा आ गए? बिहार में। तो जब बिहार में आए और बिहार के प्रेजेंट्स को उन्होंने कहना चालू किया कि हमें क्या स्टार्ट करना है, इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट कराना है आप लोगों से। तो बिहार के पेजेंट्स डर गए और उन्होंने बोला कि हमको तो भाई किसी भी कीमत में हम ये इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया, है ना, चंपारण में। और चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह, है ना। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कहाँ? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? ये भी 1917 में हुआ था, लेट 1917 में। और ये किसके लिए हुआ था? अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, है ना, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो टैक्स वगैरह लगता था। देखो
उस समय जो गुजरात में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हुई थी बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट। लोगों के पास में प्रॉफिट नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, और उस समय पे ब्रिटिशर्स उनसे बहुत ज्यादा टैक्स का डिमांड करते थे, जो कि कैसे बेचारे पे करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं था। तो इसीलिए प्रेजेंट्स ने गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी ने खेड़ा पहुंचकर वहां पर सत्याग्रह किया, और ये सत्याग्रह भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्ड, दैट इज अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, है ना। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। अब ये बताइए अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में ही है ना। अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। और ये जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1918 में, इन 1918, और ये हुआ था फॉर गिविंग बेटर फैसिलिटीज टू दी लेबर्स, वर्कर्स, है ना, वेजेस एंड फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये जो है सत्याग्रह हुआ था। उस समय जो वर्कर्स थे उनको ना तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, ना तो बहुत अच्छी सेफ्टी प्रिकॉशंस मिलता था, ना तो जॉब सिक्योरिटी थी, ना तो बेहतर वर्किंग कंडीशन था, है ना। तो इस तरीके से बहुत लंबे घंटे तक उनको काम भी कराया जाता था, 16 से 18 घंटे तक कई बार काम कराया जाता था उनसे, है ना। तो इसलिए वर्कर्स बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे वहां पर, और इसीलिए वर्कर्स ने गांधी जी को बुलाया ताकि उनको बेहतर सैलरी, बेहतर वेजेस, बेहतर सर्विसेज, फैसिलिटीज मिल सके, और एक बेहतर लिविंग कंडीशन उनको प्राप्त हो सके। तो इसीलिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया, और ये जो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक का जो सत्याग्रह है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, है ना। सो दिस ऑल थ्री सत्याग्रह वर हाईली सक्सेसफुल, और इन तीनों बैक टू बैक मूवीज के बाद में गांधी जी का जो स्टारडम है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। लोग, इवन बच्चे जो है वो गांधी जी को रिकॉग्नाइज करने लगे, और गांधी जी जो है वो लोगों के नेता बन गए, है ना, जन के नेता बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीजें बहुत अच्छे डायरेक्शन में चल रही थी, 1918 तक हमने क्लियर कर लिया है, 1947 तक हमको जाना है ना। आप उसके बाद देखिए, एक तरफ जो है वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अब एक हो चुकी है ना। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एक हो चुके हैं। गांधी जी अपने फुल फॉर्म में सत्याग्रह के ऊपर सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ऐसे में देश की यूनिटी बढ़ेगी कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आंसर होगा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जो कि ब्रिटिशर्स को रात में सोने तो बिल्कुल नहीं देगी, है ना, उनको नींद तो आएगा नहीं, है ना, वो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ये सभी चीजें देख के। इसीलिए जल्दबाजी में जो ब्रिटिशर्स है ना, वो एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास करते हैं मार्च 1919 में। कब पास करेंगे, मार्च 1919 में, है ना। तो ये एक नेक्स्ट फेज है। मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स जो है एक लॉ पास करते हैं जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट, है ना। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, मार्च 1919 में आया था, है ना। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था मैं बताता हूँ। रॉलेट एक्ट एक कंट्रोवर्शियल लॉ था जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कुछ बोलता है, उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, देन ब्रिटिशर्स कैन अरेस्ट दैट पर्सन without any investigation, without any trial for how many years, for 2 years, है ना, 2 सालों के लिए उनको जेल में डाल सकते हैं, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी ट्रायल, बिना किसी सबूतों के, है ना। तो ये जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ था, क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे तो उनका तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही टूट जाएगा, और इसकी क्या गारंटी है कि 2 साल बाद अगर वो वापस आएंगे तो फिर से आप उनके ऊपर गलत चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा अपोज हुआ, भारत में क्रिटिसाइज हुआ, और इसके अगेंस्ट में जो है ना गांधी जी की लीडरशिप में एक सत्याग्रह लॉन्च किया गया, ठीक है। सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया था ये सत्याग्रह, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी 3 सत्याग्रह थे ना, वो एक लोकेशन स्पेसिफिक थे, लेकिन ये गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था जो कि बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर रहा था, पूरे नेशन को टारगेट कर रहा था। तो इस तरीके से वो जो सत्याग्रह का लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद में कुछ और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद में जो है ना, अमृतसर पंजाब में जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को अरेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो और जैसे उनको अरेस्ट किया जाता है ना, तो लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कई जगह पे वायलेंट एक्टिविटीज होती है,
एक बहुत फेमस प्लेस है अमृतसर में, पंजाब में, जिसका नाम है जलियांवाला बाग, है ना। तो जलियांवाला बाग का मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ। तो दिन था 13 अप्रैल 1919 का, है ना, 13th of April 1919, 13 अप्रैल 1919 का दिन था, है ना। बैसाखी का दिन था ये। बैसाखी फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है पंजाब अमृतसर रीजन में एंड ओवरऑल इंडिया में, है ना। और कौन सा जगह था? जलियांवाला बाग। ओके, सो जलियांवाला बाग जगह था। तो इसमें जो है लोग इकट्ठा हुए थे, ना सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, बल्कि जलियांवाला बाग में है अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी। इसमें जो बच्चे भी थे, इसमें बुजुर्ग थे, इसमें महिलाएं भी थी बहुत ज्यादा संख्या में, और सभी हंसी खुशी से जो है पीसफुल तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो उस समय उस जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो जनरल डायर थे, है ना, तो एक जनरल डायर थे, वो अपने पूरे ट्रूप के साथ में, जैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर गैदरिंग है, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो पूरे अपने ट्रूप के साथ में जो है जलियांवाला बाग में अटैक कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं जलियांवाला बाग का आपको कैंपस की स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जलियांवाला बाग में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि आप आसानी से जो है उसको छलांग मार के नहीं जंप कर सकते थे। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जनरल डायर ने वहां पर आकर उस पूरे एक सिंगल एंट्री और एग्जिट वाले गेट को ब्लॉक कर दिया, और अपने पूरे सिपाही के साथ में अंदर जाकर अपने सिपाहियों को उन प्रोटेस्टर्स और जो बच्चे, बूढ़े और महिलाएं थी उनके ऊपर में शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया। और कुछ ही मिनटों में धड़ाधड़ जो है वो गोलियां बरसाई गई, अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें हजारों भारतीयों की जो है वो मृत्यु वहीं ऑन द स्पॉट जो है वो हो गई। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे जो है अपने बच्चों को लेकर एक कुआं था उसमें कूद गई, है ना, लेकिन जान जो है नहीं बच पाई, वो मारे गए वहां पर, जिसे मौत का कुआं कहा गया बाद में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मर्डर हुआ था लोगों का, उसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। इसने इस पूरे मैसेकर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और पूरे देश में जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जबरदस्त गुस्सा था। और इसके बाद में जो है ना, पूरे देश की जितने भी लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आम नागरिक हैं, सभी कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि उनको सबक सिखाया जा सके, ठीक। तो ये जो है वो पूरा मूवमेंट जो है वो चल रहा है। इसमें जो जनरल डायर थे, इसके बाद में जो एक इन्वेस्टिगेशन होता है, और जो कमीशन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को करता है उसका नाम था हंटर कमीशन, है ना। तो हंटर कमीशन इस पूरे मामले को देखता है, जांचता है, परखता है, और हंटर कमीशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो रिपोर्ट सबमिट करता है कि जो भी डिसीजन जनरल डायर ने उस सर्कमस्टांसेस में लिया था वो सही था, है ना। जनरल डायर ने क्या कहा था कि मैं लोगों के मन में खौफ पैदा करना चाहता था, ताकि वो दोबारा ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा गैदरिंग ना कर सके। तो जो हंटर कमीशन, वो भी ब्रिटिशर्स के थे, तो हंटर कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट किया वो जनरल डायर के लिए हुए फैसले को जस्टिफाई कर रहा था। और उसके बाद में जनरल डायर को पनिश करने के बजाय प्रमोट करके कहां भेज दिया गया? लंदन, ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत में रहेंगे तो कभी भी उनका गेम ओवर हो सकता है ना। इसीलिए उनको प्रमोट करके कहां भेज दिया गया? लंदन, ब्रिटेन भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन इन सभी पूरे प्रोटेस्ट को बहुत ही बारीकी से कौन देख रहे थे? हमारे एक एक बालक था जिनका नाम था उधम सिंह। तो उधम सिंह इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, और उन्होंने उस दिन कसम खाई, है ना, 13 अप्रैल की शाम को उन्होंने कसम खाई कि एक दिन में इस जनरल डायर को मारकर अपने भाइयों और अपने बहनों को जो मृत्यु हुई उनका बदला लेकर आऊंगा। तो वो 21 सालों तक वेट करते हैं, कारपेंटरी और बहुत सारे काम करते हैं, और इन सभी चीजों को काम इतना स्ट्रगल करने के बाद में वो पैसा इकट्ठा करते हैं और जाते हैं लंदन। और वहां जाने के बाद में एक फंक्शन में आए हुए होते हैं जनरल डायर, वहां पर उनको ऑन द स्पॉट गोली मार देते हैं, और उनको उनकी जो बदला था ना, उनका जो सपना था वो जो है वो पूरा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितने हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए 21 सालों तक जो है वो वेट किया। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए, और हमें भी अपने कैरेक्टर में पेशेंस जो है उसे रखना चाहिए, है ना। पेशेंस अगर आपके पास है
तो कोई भी बड़ा सा बड़ा ड्रीम जो है आप अचीव कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद में हम समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा भारतीयों की तरफ से। तो देखिए 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, है ना। 1918 तक वो चला, 4 सालों तक, और उसके बाद में ब्रिटेन की जीत हो जाती है, अलाइड पावर की जीत हो जाती है, और जो ओटोमन एम्पायर, आपको याद होगा मैंने बोला था याद रखने के लिए, है ना, ओटोमन एम्पायर जो कि सेंट्रल पावर से है, उनकी हार हो जाती है। तो जैसे ही ओटोमन एम्पायर की हार होती है ना, तो ब्रिटेन उनके ऊपर में पेनल्टी लगा देता है, उनके ऊपर में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप ब्रिटेन लेता है, वहां के जो रिलीजियस हेड होते हैं जिनका नाम होता है खलीफा, तो खलीफा को हटा दिया जाता है उनके पोस्ट से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खलीफा सिर्फ ओटोमन एम्पायर के लीडर नहीं थे, वो पूरे दुनिया के, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के जो है वो रिलीजियस गुरु थे, है ना। प्रॉफेट मोहम्मद के उन्हें सक्सेसर कहा जाता है। भारत में भी उनके बहुत फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से भारत में भी एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुस्लिमों के मन में एक बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये सभी जो क्रोध की भावना थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से, और खलीफा ऑफ ओटोमन एम्पायर को हटाए जाने की वजह से, तो इसको गांधी जी ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि भारतीय जो है वो ब्रिटिशर्स को तभी हरा सकते हैं जब सभी कम्युनिटी आपस में एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जो है लड़ाई लड़े, है ना। तो इसीलिए 1920 में अब चलते हैं हम लोग। तो 1920 में देखिएगा, ओके, 1920 में जो है दो ब्रदर्स रहते हैं जिनका नाम रहता है अली ब्रदर्स एंड अली ब्रदर्स। उनमें शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली किनसे मिलते हैं? महात्मा गांधी जी से मिलते हैं, है ना। और महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और इनकी जो लीडरशिप कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी करेंगे, है ना। सो 1920 में ये जो खिलाफत मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, खिलाफत मूवमेंट। क्यों खिलाफत मूवमेंट? क्योंकि ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे जो खलीफा को हटाया गया था ओटोमन एम्पायर का, उनके लिए। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, है ना। और हिंद स्वराज में उन्होंने क्लियरली बताया था कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर पे इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करते हैं, हम उनको सहयोग देते हैं। जिस दिन हमने उनको कोऑपरेट, उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया, ब्रिटिशर्स यहाँ पर 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और 1 साल के अंदर ही उनको अपना देश वापस जाना पड़ेगा, हमारे देश को छोड़कर। सो गांधी जी हमेशा बिलीव करते थे कि हमें आजादी के लिए, हमें स्वराज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देंगे, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विजन यहीं से आता है। तो याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया कहां से आता है? कहां से आता है बताइए? नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का आइडिया हिंदू स्वराज किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी ने। कब लिखा था? 1909 में, है ना। तो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी जो आइडिया यहां से आता है, ठीक। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट करने का सबसे पहला सपना देखा गया था सितंबर 1920 में। कैलकाटा का सेशन था, है ना। तो उसमें पहली बार ये डिसाइड किया गया था, मतलब सोचा गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उस समय कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि कुछ लीडर्स इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पे इलेक्शन को भी बॉयकॉट करना था, लेकिन कुछ लीडर इससे सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन को हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इलेक्शन में हम लड़ने के बाद में पावर में आए, और पावर में आने के बाद में ब्रिटिशर्स को और ज्यादा बड़े पावर के साथ में उनको क्रिटिसाइज किया जाए। तो ऐसा कुछ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी चाहती थी, लेकिन जो लार्जर बिगर मेंबर्स थे ना, वो अभी भी चाहती थी कि हमें जो है ये इलेक्शन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना ही पड़ेगा, है ना। तो फाइनली क्या होता है? फाइनली नागपुर का सेशन होता है ना। नागपुर सेशन 1920 नागपुर सेशन 1920 का जो सेशन होता है
उसमें फाइनली लीगल तौर पर ऑफिशियल तौर पर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये दिसंबर का महीना था 1920 में, और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ नेक्स्ट मंथ जनवरी में, है ना। तो जनवरी 1921 में ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1921, है ना। अब जनवरी 1921 में स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होगा क्या, है ना। तो मैं इसको बताता हूँ बहुत अच्छे से आपको। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि हमको किसी भी तरीके का जो है वो सहयोग नहीं देना है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो कई कई जगह से जो है वो रिस्पॉन्स आया, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो प्लांटेशन साइट्स हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, तो सभी जगह से वो है रिस्पॉन्स आया। एक मैंने अभी जो है इलेक्शन की बात की थी, तो इलेक्शन जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ था ना इलेक्शन को लेकर, कुछ मेंबर्स चाहते थे कि इलेक्शन हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो ये इलेक्शन लड़ने का अधिकार हमें कहां से मिला था? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है इसे। तो 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमें डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने का जो है वो अधिकार मिला था, ठीक है। तो लोग उसे छोड़ना चाह नहीं रहे थे, है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। जो मैं बताया आपको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे देश भर में जो है बहुत ही एनर्जी के साथ में जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में जो बच्चे थे, है ना, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया। टीचर्स जो है वो भी स्कूल और कॉलेजेस पढ़ाना छोड़ दिए। वो जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया गवर्नमेंट कोर्ट्स में, है ना। जो फॉरेन गुड्स थे, क्लॉथ्स हैं, उन सभी को क्या कर दिया गया? बॉयकॉट कर दिया गया, जला दिया गया, है ना। लिकर शॉप्स और पिकेटेड लिकर शॉप्स को भी, जो शराब की दुकानें थी, उनको बंद किया गया। तो इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस था। जो फॉरेन टाइटल्स थे, है ना, जो फॉरेन ऑनर्स थे, उनको रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा जो है वो चीजें हो रही थी। महात्मा गांधी जी ने अपना कैसरी हिंद का उपाधि जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने उनको दिया था, उसको रिटर्न कर दिए थे वो। और एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज में देता हूं, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में उसको अपोज करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया था, ना। हालांकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप नहीं लिखोगे, लेकिन ऐसा पीस ऑफ नॉलेज मैंने आपको बताया, ठीक। तो कैसरी हिंद की उपाधि किन्होंने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि भाई हमने जो है वो फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ को पहनना तो बंद कर दिया, लेकिन हमारे पास में जो है खादी ना, वो बहुत ही महंगा था, जो कि पुअर लोगों के द्वारा बहुत आसानी से जो है वो यूज नहीं किया जा सकता था, है ना। दूसरा जो है, मान लो कि स्कूल, कॉलेजेस, ये सब अगर बॉयकॉट आप कर रहे हैं, बच्चे अगर कर रहे हैं, तो उनके पास में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता था। मान लो कि अगर वो स्कूल ब्रिटिशर्स के नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास में इंडियन स्कूल्स था? नहीं था, है ना। टीचर्स के पास में क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस था? नहीं था। तो अगर आप अपना जॉब छोड़ रहे हो, तो कितने दिन बिना जॉब के रहोगे? अगर आप जॉब नहीं करोगे तो पैसा कौन देगा आपको? पैसा नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करोगे, है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को अपना जो काम है वो फिर से रेज्यूम करना पड़ा, है ना। तो ये रहा आपका पूरा अंडर दी अर्बन एरियाज। उसके बाद में जो रूरल एरियाज में बताता हूँ आपको। रूरल एरियाज में जो मेन इनेमी था ना लोगों का, स्पेशली दी पुअर पीजेंट्स, वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। वो कौन थे? मनी लैंडर्स थे, ठीक है। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, वो थे। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे मनी लैंडर्स, ये पुअर पीजेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, और कभी उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे वो देते थे, और बाद में उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। इस वजह से मनी लैंडर और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, है ना। और जो छोटे किसान हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बड़ा नाम आता है, जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में मिलकर अवध किसान सभा का निर्माण किया था, बनाया था अक्टूबर 1920 में। याद रखिएगा, अक्टूबर 1920, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बना था।
अवर किसान सभा, इसको कौन बनाया था? बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया था, है ना। उसके बाद में कुछ वायलेंट एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है बाय दी पुअर पीजेंट्स, बाय दी पुअर वर्कर्स, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं होता था, है ना। पैसे वगैरह भी उनके पास में नहीं होते थे, तो बेचारे क्या करेंगे, है ना। इसलिए वो कई बार वायलेंस बेस्ड एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाया करते थे। वो जो बाजारों को लूट लेते थे, बड़े बड़े मनी लैंडर्स और पीजेंट्स के घरों में जाकर उनके जो अनाज होता था उसको लूट कर लाकर आपस में बांटकर खा पी लेते थे, है ना। तो इस तरीके की जो वायलेंस बेस्ड एक्टिविटीज भी हुआ करती थी इन रूरल एरियाज, ठीक। अब बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था फॉरेस्ट एरियाज में। तो फॉरेस्ट एरियाज में उस समय जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट लॉ बनाकर उनके ट्राइबल उनके जंगल से हटा दिया गया था, मतलब उनके घर से उनको हटा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको पीड़ा, कितना उनको दुख और दर्द होता होगा, है ना। और ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही महान जो है वो ट्राइबल लीडर उभर के निकले, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो कहाँ के हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ से हैं, तो अल्लूरी सीताराम राजू हैं आंध्र प्रदेश से। और ये गांधी जी की बहुत सम्मान करते थे, है ना। उनके बताए हुए मार्गों के हिसाब से उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला कि आप शराब वगैरह नहीं पियेंगे, है ना। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए भी कहा। लेकिन एक चीज में अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी से सहमत नहीं थे। गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में और अल्लूरी सीताराम राजू बिलीव करते थे वायलेंस में, है ना। इनके पास में एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक था जिसे कहते थे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, उसमें ये बहुत ज्यादा मास्टर थे। और ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक क्या था कि आप एक एम्बुश बनाएंगे, एक घेरा बनाएंगे जिसमें आप छुप जाएंगे, और जब ब्रिटिशर्स आएंगे ना तो आप पूरे ताकत के साथ में उनके ऊपर क्या कर दोगे, अटैक कर दोगे। तो इसे क्या कहते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। इस पूरे टेक्निक जो था वो बहुत सक्सेसफुल था। और ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, गोडेम हिल्स, है ना, GUDEM, गोडेम हिल्स में ये जो है पूरा प्रैक्टिसेस किया करते थे वो, है ना। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू है। अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर एक मूवी भी बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्राइबल एरियाज। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक प्लांटेशन साइट्स में। तो जो प्लांटेशन साइट्स है जैसे कि आसाम वगैरह हो गया, है ना, जहाँ पर टी प्लांटेशन और बहुत से प्लांटेशन होते हैं, तो इन प्लांटेशन साइट्स में काम करने के लिए बहुत से लेबर की आवश्यकता होती है। तो इन लेबर को रिक्रूट करने के लिए लोग उनको झूठ बोलकर ले आते हैं प्लांटेशन साइट्स में कि हम आपको बेहतर सैलरी देंगे, बेहतर वेजेस देंगे, बेहतर लिविंग कंडीशन देंगे। लेकिन जब ये वर्कर उस प्लांटेशन साइट्स में पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या रियलिटी है ना, क्या उनको फेस करना पड़ेगा। वहां पर बहुत ज्यादा पैथेटिक वहां पर कंडीशन जो है वो होता है। जो ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो वर्कर्स एक बार वहां पर आए हैं, लेबर आए हैं, वो वापस अपने घर जा सके। इसीलिए जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए जो स्वराज है, उनके लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब यही है, उनके लिए आजादी का मतलब यही है कि एक दिन वो अपने घर वापस जा सके। ब्रिटिशर्स इसको रोकने के लिए एक बहुत ही हार्श लॉ लेके आए थे जिसे कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, है ना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 जो है वो लाया जाता है बाय दी ब्रिटिशर्स। कब लेके आते हैं ये, 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। अब इसके माध्यम से ब्रिटिशर्स जो है वो जो वर्कर्स हैं वो तब तक अपने जगह को नहीं छोड़ सकते, तब तक अपने एरिया को नहीं छोड़ सकते जब तक कि ब्रिटिशर्स उनको परमिट ना करे। और 99.9% केसेस में ब्रिटिशर्स कभी उनको अलाउ करते ही नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से वो वहीं फंस जाया करते थे और उनके लिए आजादी का एक ही मतलब था कि एक दिन जो है वो अपने घर वापस जा सकेंगे। और उनको ये लगता था कि एक दिन गांधी राज आएगा और स्वतंत्र भारत का वो नारा गाते थे। तो इस तरीके से जो है वो आप समझ सकते हैं
प्लांटेशन साइट्स में, है ना। तो हमने 4 एंगल से समझा कि अर्बन एरियाज में क्या रिस्पॉन्स था, रूरल एरियाज में क्या रिस्पॉन्स था, है ना, प्लांटेशन साइट्स में क्या रिस्पॉन्स था, और जो आपका ट्राइबल एरियाज में क्या रिस्पॉन्स था। ठीक है, अब लास्ट में एक आता है क्वेश्चन कि ये इतना ज्यादा हाईली पार्टिसिपेटेड था लोगों के द्वारा, तो ये अचानक से बंद कैसे हुआ। तो अचानक से बंद हुआ वॉयलेंस बेस्ड एक्टिविटी की वजह से। 4 फरवरी का दिन था, ओके, 4 फरवरी का दिन था, 4th of Feb 1922, है ना, 4th of Feb 1922। पुलिस स्टेशन था कहाँ, चौरी चौरा नामक एक जगह पे, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो चौरी चौरा में जो है वो लोग पीसफुल तरीके से एक रैली निकाल रहे थे, जिसमें हजारों लोग थे, है ना। और उस रैली को देखकर कुछ पुलिस वाले, जिनकी संख्या 22 है ना, 20 से 22 थी उनकी संख्या, तो वो अननेसेसरी कमेंट उनके ऊपर पास करने लगे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, गाली गलौज करने लगे। और इतना ही नहीं, एक जो मेंबर था उसको पकड़कर वो मारने भी लगे। अब ये बताओ कि इतनी ज्यादा भीड़ है ना, इतना ज्यादा लोग उस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अननेसेसरी उसमें से एक बंदे को पकड़कर अगर मारना चालू कर दिए तो क्या रहेगा ह्यूमन रिएक्शन, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन क्या रहेगा, जो वो पूरा क्राउड है उनके द्वारा। तो नॉर्मल सी बात है, वो क्राउड भी उनके ऊपर अटैक कर देगी, है ना। तो जब क्राउड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जो भीड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने पुलिस थाने के ऊपर अटैक कर दिया। जो पुलिस वाले हैं वो डर गए और अपने आप को पुलिस थाने में कैद कर लिए। लेकिन जो क्राउड थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उन्होंने उस पूरे पुलिस थाने को ही जला दिया, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उन 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट डे ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और गांधी जी को जैसे ही पता चलता है कि उनका मूवमेंट वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है, वो तुरंत जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते हैं 12 फरवरी 1922 को। ये जब डिसीजन लेते हैं गांधी जी, तो ये पूरा मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा होता है। कई सारे लीडर्स गांधी जी को आकर समझाते हैं कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि ये तो ईंट का जवाब पत्थर से है। उन्होंने हमारे हजारों इनोसेंट भारतीयों को, बहनों को, भाइयों को मार दिया था, तो हमने भी उनकी कुछ 20-22 पुलिस वालों को मार दिया। तो ये तो ईंट का जवाब पत्थर से है ना, टिट फॉर टैट है। आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अभी लोगों में बहुत जबरदस्त आशा है ना। लोग अपना जॉब, अपना घर, अपना परिवार सभी चीज छोड़कर जो है वो इस पूरे मूवमेंट में आए हुए हैं। अगर हम अभी बंद करेंगे तो लोगों का जो आशा है वो निराशा में बदल जाएगा। लेकिन गांधी जी सब चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, है ना। जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। उनका मानना था नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस। अगर वायलेंस हो रहा है तो वो सोचते थे कि पहले मुझे प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देना है, नागरिकों को ट्रेनिंग देना है, फिर उसके बाद हम लोग इस तरीके का कुछ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये आपको पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट कब आया, चौरी चौरा का एपिसोड कब हुआ था, है ना, और किसान सभा किसने और कब बनाया, है ना, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो कब स्टार्ट हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है, कब स्टार्ट हुआ, उस दिन कौन सा फेस्टिवल था, रॉलेट एक्ट क्या है ना। तो ये जो चंपारण खेड़ और अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सो इस वाले हमने पार्ट में अभी इतना ही देख रहे हैं, इसको हम लोग रब करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में स्टार्ट होगा, उन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हुई है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन सोए दूसरे दिन उठे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। उनके बीच में और भी कई सारी चीजें होती हैं, जिसे अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए, दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।